नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी क्वालिटी की पैदावार के लिए धान फसल की कटाई, मड़ाई और भंडारण। हरी फलियों के लिए मटर की खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। देश में हर साल धान का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन कटाई से लेकर भंडारण तक लगभग 10% धान खराब हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि किसानों को धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण के सही तरीकों का अभाव होना। ऐसे में इस नुकसान को रोकने के लिए किसानों को वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर ही धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण करना चाहिए, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह विशेष प्रस्तुति। विश्व में भारत धान उत्पादन में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। देश में लगभग 50% से अधिक लोग आहार के रूप में चावल का उपयोग करते हैं। तो जो किसान भाई धान की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल इस समय कटाई योग्य तैयार है। और जैसा कि धान की फसल की कटाई से लेकर भंडारण तक लगभग 10% तक नुकसान हो जाता है, इसलिए कटाई और कटाई के बाद धान में होने वाले नुकसान को कम करने की सबसे अधिक जरूरत है। किसान भाइयों, धान की कटाई उचित नमी और सही समय पर ही करनी चाहिए। जब धान की 85% बालियां सुनहरी हो जाएं और दानों में नमी का प्रतिशत 20 से 25% हो जाए, इसके अलावा दाने को मुंह में दबाने पर कट की आवाज आए, तो समझ लेना चाहिए कि फसल कटाई योग्य तैयार है। किसान भाइयों, फसल की कटाई के 10 से 15 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें और इसके बाद कटाई करें। धान की कटाई मजदूरों या शक्ति चलित यंत्रों जैसे रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर द्वारा की जाती है। मजदूरों द्वारा हंसिया से कटाई भी की जाती है। कटाई के बाद फसल को खलिहान में सूखने के लिए रखें, क्योंकि अगर कटाई के समय दानों में नमी ज्यादा होगी तो फफूंद लगने, कीड़े लगने और दाने के अंकुरण होने की समस्या ज्यादा हो जाती है। हंसिया द्वारा कटाई करने पर फसल को नुकसान काफी कम होता है और धान का पुआल भी अधिक मात्रा में मिलता है, परंतु हंसिया से कटाई काफी धीमी गति से होती है, जिससे कटाई पर आने वाला खर्च अधिक हो जाता है। वहीं कटाई के समय मजदूरों की कमी के चलते किसान शक्ति चलित मशीनों में रीपर और ट्रैक्टर चलित कंबाइन का प्रयोग धान की कटाई में करने लगे हैं, जिससे इंजन चलित मशीन धान को काटकर एक तरफ लाइन में लगा देती है, जिसे बाद में इकट्ठा किया जाता है। कंबाइन द्वारा धान की कटाई जमीन से काफी ऊपर से की जाती है। कटाई के साथ साथ मड़ाई और ओसाई भी हो जाती है, लेकिन कंबाइन से धान कटाई में पुआल का नुकसान होता है और काफी धान टूट भी जाते हैं। धान के टूट जाने के कारण ऐसी उपज का बाजार में अच्छा भाव नहीं मिलता है, परंतु कंबाइन की कटाई क्षमता काफी अधिक होती है, जिससे समय की बचत होती है और कटाई लागत भी कम आती है। किसान भाइयों, मड़ाई का काम मजदूरों द्वारा, पशु द्वारा और शक्ति चलित यंत्रों द्वारा कर सकते हैं। मड़ाई का काम फसल कटाई के बाद जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। मड़ाई के बाद धान के बीजों के साथ भूसा, धूल के कण और पुआल के टुकड़े रह जाते हैं, जिसकी ओसाई पंखे की सहायता से या तेज हवा चल रही हो तो उससे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, धान के भंडारण से पहले दानों में नमी की मात्रा 10 से 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा भंडारण के दौरान भी फफूंद लगने, कीड़े लगने या दाने के अंकुरण होने की समस्या हो सकती है। भंडारण के लिए सूखा और हवा रहित स्थान को चुनें और अच्छी तरह से सफाई करके गोदाम को कीट रहित रखें। अनाज को जिन बोरों में भरकर रखना है, उन्हें भी अच्छी तरह से उपचारित कर लें या नए जूट या प्लास्टिक के बोरों का प्रयोग करें। भंडारण गृह में बोरों की छलियां दीवार से 3 फीट की दूरी पर लगाएं और बोरों को जमीन पर प्लास्टिक बिछाकर या लकड़ी के गत्तों पर रखें, जिससे आपका अनाज कई दिनों तक सुरक्षित बना रहेगा।
इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यदि धान फसल की कटाई, गहाई और भंडारण करते हैं तो आप धान की फसल से अच्छी क्वालिटी की उपज लेकर उसे काफी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, हरी मटर का उपयोग सब्जी बनाने, सूप और जमे हुए डिब्बा बंद भोजन में किया जाता है, इसलिए इसकी बाजार में अधिक मांग रहती है। तो आप मटर की खेती से अच्छा लाभ कमाने के लिए इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मटर की खेती की। सब्जियों में मटर का अपना स्थान है। दलहनी फसल होने के साथ साथ में प्रोटीन से भरपूर है और उपज भी अच्छी आती है, कीमत भी अच्छी मिलती है। भूमि का चयन और तैयारी। किसान भाइयों, मटर के लिए उपजाऊ तथा जल निकास वाली मिट्टी सर्वोत्तम है। इसकी खेती के लिए मटियार, दोमट और दोमट मिट्टियां उपयुक्त रहती है। सिंचाई की सुविधा होने पर बलुआर, दोमट भूमियों में भी मटर की खेती की जा सकती है। अच्छी फसल के लिए मृदा का पीएच मान 6.5 से 7.5 होना चाहिए। खरीफ की फसल काटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से की जाती है और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी होता है। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है। तो किसान भाई, खेत की तैयारी करने के बाद हम बात करते हैं उसमें बीज की। सबसे महत्वपूर्ण है किस्म का चयन करना। इसके लिए सबसे बढ़िया अर्किल है, PSM 3 है, काशी नंदिनी है, जवाहर मटर 3 है, जवाहर मटर 4 है। इन वेराइटीज का हम चयन कर सकते हैं। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, मटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद व उर्वरकों का देना आवश्यक होता है। खेत की अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरकों का सही मात्रा में निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दलहनी फसल है, तो इसमें न्यूट्रिएंट की जहां तक बात है तो 25 केजी नाइट्रोजन, 50 केजी फास्फोरस और 50 केजी पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो बुआई के समय ही हम नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस, पोटेशियम की पूरी मात्रा बुआई के समय ही फसल को दे देते हैं। बीज की मात्रा और बीजोपचार। किसान भाइयों, बीज की मात्रा बोने के समय किस्म और बुआई विधि पर निर्भर करती है। इसके लिए स्वस्थ एवं प्रमाणित बीज ही प्रयोग किया जाना चाहिए। हमें कितना बीज बोना चाहिए? तो वैसे इसके लिए 100 किलो प्रति हेक्टेयर का बीज दर रिकमेंडेड है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि बीजोपचार आवश्यक रूप से किया जाए और उसके लिए हम बीटावैक्स पावर, जिसमें दोनों तरह के फफूंदनाशक का मिश्रण है, उससे हम बीजोपचार करें। साथ में चूँकि ये दलहनी फसल है, इसलिए इसमें राइजोबियम और PSB से इसका बीजोपचार जरूर करें। अगर हम बीजोपचार करते हैं तो एक तो रोग व्याधि से भी काफ़ी मुक्ति रहती है। साथ में हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जब खेत की बुवाई करें तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 15 से 20 सेंटीमीटर और रो टू रो डिस्टेंस 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। खेत में नमी की मात्रा उपयुक्त हो। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि सूखे खेत में बुवाई करके बाद में इसकी सिंचाई करते हैं, पर अपने को खेत की सिंचाई करने के बाद जब उपयुक्त नमी हो तभी बुवाई करनी चाहिए, तो अंकुरण
अच्छा आता है। ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। मटर की फसल में सिंचाई प्रबंधन। मटर की फसल से अच्छी उपज लेने के लिए मिट्टी के प्रकार को देखकर फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके तो सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग करें या फिर खेत में 3 मीटर की दूरी पर नालियां बनाकर रिसाव पद्धति द्वारा सिंचाई करें। मटर में हमेशा हल्की सिंचाई करनी चाहिए। अधिक पानी होने पर फसल पीली पड़कर सूख जाती है। अब जब बुवाई कर लेते हैं तो इसमें बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो इसमें कोई, चूंकि दलहनी फसल है, पोस्ट इमरजेंस कोई इसमें रिकमेंडेड नहीं है बीडीसाइड। तो बोने के तुरंत बाद से 2 दिन के तक हम पेंडामिथिलिन 3.3 लीटर 30 EC का 700 से 800 लीटर पानी में घोल बना के हमको इसका स्प्रे कर देना चाहिए। उपयुक्त किस्म का चुनाव करते हैं और बीजोपचार करके आप इसकी बोनी करते हैं, कल्चर का प्रयोग करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसमें अच्छी फसल प्राप्त होगी, अच्छी पैदावार होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई कुल्थी की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल इस समय बढ़वार लिए हुए खेतों में खड़ी है। तो आप अच्छा लाभ कमाने के लिए फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो से। किसान भाइयों नमस्कार। जो किसान अभी अपने खेतों में कुल्थी लगा चुके हैं उनके लिए एक सलाह होगी, वैज्ञानिक सलाह, उसमें जिससे कि उनका उपज अधिक से अधिक प्राप्त हो और उस फलों का, पौधों का विकास भी अच्छी तरह से हो। अभी हम समझते हैं जो किसान कुल्थी लगा चुके हैं उनके कुल्थी 20 से लेके 25 दिनों का हो गया होगा। तो इस समय हमें 2-3 बातों का बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि पहला है कि इसका खरपतवार का नियंत्रण। अभी जैसे कि देख रहे हैं पानी बीच बीच में बारिश काफ़ी हो रही है, तो इसमें हम खरपतवार बहुत ही ज़्यादा उग जाते हैं इस तरह का बारिश में। वर्षा काल में खरपतवारों की बढ़वार लगभग 3-4 सप्ताह बाद काफी हो जाती है। इन खरपतवारों के कारण फसल की बढ़वार कम होती है। साथ ही इन खरपतवारों पर हानिकारक कीट और रोग भी अपना आश्रय स्थल बना लेते हैं। इसलिए बुआई के 1 माह के अंदर ही एक निराई करनी चाहिए। यदि कुल्थी की शुद्ध खेती की गई है तो दूसरी निराई पहली निराई के 20 दिन बाद करनी चाहिए। तो इसका नियंत्रण बहुत ही जरूरी है इस समय, ताकि इनका खरपतवार से नियंत्रण पा सकें और पौधों का विकास अच्छी तरह हो सके। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा कुल्थी के प्रबंधन में इस समय जो किसान लगा चुके हैं, तो इसमें जल निकास की समुचित प्रबंधन का बहुत ही आवश्यक है। और ये थोड़ा भी जल जमाव अपने खेतों में बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अगर जल जमाव होता है तो पौधों का विकास सही तरीके से हो नहीं पाता है और इसमें उपज में क्षति होती है। तो इस तरह का अगर हम जल प्रबंधन करते हैं तो खेतों में जल का जमाव होने की संभावना नहीं होती है और पौधे का विकास अच्छा हो जाता है। कुल्थी एक ऐसी फसल है जिसमें कम पानी की जरूरत होती है। खेत में कम नमी की अवस्था में एक सिंचाई जरूर करें। खासकर फसल में फलियों के बनने की दशा में नमी होना जरूरी होता है, क्योंकि इस अवस्था में नमी की कमी होने पर फलियों में दाने का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता और दाने कम बनते हैं। इसलिए फसल की फली अवस्था में नमी की कमी ना होने दें। इसके अलावा कुछ दिन बाद अभी देखेंगे कि हम इनमें फूल भी आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही इनमें फूल आती हैं तो उस समय कीटों का भी आक्रमण काफ़ी हो जाता है, खासकर भुआ पिल्लू और तना छेदक का। तो इनके नियंत्रण के लिए
इंडोक्साकार्ब नामक एक दवाई आती है, वो 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला के इसको 2-3 बार छिड़काव कर दें। रही बात भुआ पिल्लू का, तो इनके नियंत्रण के लिए हम इनको जो आरंभिक अवस्था में हैं उनको चुन लेते हैं खेतों से और उनको खेतों से दूर हटा देते हैं, जिससे कि वो बढ़ नहीं पाए और नष्ट हो जाए और खेतें सुरक्षित रहे, ताकि इनके जो तना छेदक हैं या फली छेदक हैं उनसे नियंत्रण पा सकें। वैसे तो कुल्थी की फसल में कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है, लेकिन कभी कभी फली अवस्था में फली छेदक कीट प्रकोप हो जाता है, जो कि फलियों में छेदक कर दाने को खा जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ट्राइजोपॉस 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और रोगों का प्रकोप दिखाई देता है तो मैकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाई, अगर बताए गए तरीके से आप इस समय आप कुल्थी के खेतों में प्रबंधन करते हैं तो इससे आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी और इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव बालापुरा, जिला कोटा से राकेश कुमार ने। आप पशुओं में परजीवियों की समस्या से परेशान हैं और इनकी रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आपको पशुओं के अंदरूनी और बाहरी परजीवियों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, भेड़ हो, सभी में ये अंतः और बाह्य परजीवी इनके खून का शोषण करते हैं, पशुओं को बहुत कमज़ोर करते हैं। इनके खून के शोषण करने से जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है। पशुपालक भाइयों, पशुओं में कई तरह के बाहर और आंतरिक परजीवियों का प्रकोप होता रहता है, जो पशु का खून चूसकर इन्हें कमजोर कर देते हैं और ये परजीवी पशुओं में कई प्रकार के रोगों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। पशु की अच्छी खिलाई पिलाई के बावजूद भी पशु कमजोर होता चला जाता है और पशुपालकों को समझ नहीं आता कि ये पशु अच्छी खिलाई पिलाई के बाद भी इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं और पशुओं का स्वास्थ्य गिरने के साथ साथ दूध उत्पादन भी गिर जाता है। बाहर जूं, चिचड़ी, किल्ली, तिल्ली होते हैं, ये बाहर से खून चूसते रहते हैं और अंदर फीताकृमि, जो एस्केरिस वगैरह, ये जितने भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं वो जानवरों के आंतों में खून चूसते रहते हैं। यदि जानवर को आप समय पर कृमिनाशक दवा नहीं पिलाओगे तो जानवर समय पर ताव में नहीं आएगा। यदि ताव में आ भी गया तो सही गर्भधारण नहीं कर पाएगा। यदि गर्भधारण भी कर लेता है तो जानवर ब्याने के बाद में सही तरीके से दूध नहीं दे पाएगा, क्योंकि जानवर के यदि अंदर और बाहर परजीवी हैं तो वो उसका शोषण करते रहते हैं। इसलिए जितना हो सके समय पर बाहर के लिए उन पर दवाई छिड़कने का काम ज़रूर करना चाहिए। हर तीसरे महीने जानवर को साफ सफाई से रखना चाहिए, जिससे इसके जो बाहरी परजीवी नहीं लगे। पशुपालक भाइयों, आजकल बाहरी परजीवी के लिए साबुन आने लग गया, तो उस साबुन से आप जानवर को अच्छी तरह नहला के और 15-20 मिनट बाद में उसको पानी से साफ कर दो, जिससे बाहरी जो परजीवी होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। कई बार जो मेंज होती है, खांच होती है, उससे भी जानवर कमज़ोर हो जाता है, तो वो भी उससे साफ़ हो जाएगी। जूं चिचड़ी जितनी रहेगी वो साबुन से साफ़ हो जाएगी। पशु चिकित्सालय में साइफरमेथिन के अलावा फ्लूमेथिन दवाई और आती है एक, जिससे सिर्फ रीढ़ की हड्डी पर एक लाइन खींचनी रहती है, सीधी लाइन, जिससे सारे बाहर के परजीवी उससे ख़त्म हो जाते हैं। और जब भी ये बाहरी दवाई लगाएं, साइफरमेथिन या फ्लूमेथिन कोई भी, तो जब सूर्य की रोशनी हो उसमें नहीं लगाना चाहिए। जब शाम के टाइम सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद में लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इससे साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। बाहर के लिए अलग से दवाई लगानी चाहिए, पेट के पिलाने के लिए अलग से दवाई आती है। बाहर यदि जानवर के जूं, चिचड़ी की किल्ली वगैरह हो रही है तो उसके लिए आजकल पशु चिकित्सालय के अंदर निःशुल्क दवाइयाँ मिलती है, उसमें आप लाओ और जानवर के पानी में घोल के 1 लीटर पानी में 1 ml दवाई डाल के साइफरमेथिन, फ्लूमेथिन, तो उससे उसको नहलाओ जानवर को, जिससे बाहर के जितने भी बाह्य परजीवी हैं
वो सब खत्म हो जाएंगे। पशुपालक भाइयों, इन दवाओं का घोल बनाकर पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय पशु का मुंह पर छींका लगा दें, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सके। पशु को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। गाय और भैंस में यदि ग्याबन हो जाती है तो ग्याबन के लिए फेनबेंडाजोल टेबलेट आती है, और जो जानवर ग्याबन नहीं होता है उनको एल्बेंडाजोल दवाई दी जाती है। जानवर को कृमिनाशक दवा पिलाने के साथ साथ में मिनरल्स की पूर्ति के लिए इनको मिनरल्स भी देते रहना चाहिए, जिससे जानवर कमज़ोर नहीं होगा। पशुपालक भाइयों, पशुओं को हर तीसरे महीने के अंतराल पे कृमिनाशक दवा जरूर पिलानी चाहिए। इसके अलावा यदि कोई इंजेक्शन लगवाना चाहिए तो आयुर्मेक्टिन के नाम से एक इंजेक्शन भी आता है, जिससे जितने भी बाहरी परजीवी हैं, अंदरूनी परजीवी हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।